सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो देखो, रिसोर्सेस और डेवलपमेंट दो वर्ड से ये पूरा का पूरा चैप्टर बना हुआ है। रिसोर्सेस का सिंपल सा मतलब ये होता है एनीथिंग दैट कैन फुलफिल आवर डिमांड। अगर मैं इसको सिंपल वर्ड में डिफाइन करना चाहूं तो रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है, एनीथिंग दैट कैन फुलफिल आवर डिमांड, दैट कैन फुलफिल आवर डिमांड्स। कोई भी चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है वो कहलाता है रिसोर्सेस। जैसे मैं भी आपके लिए एक रिसोर्स हूं। कैसे रिसोर्स हूं? आपको पढ़ाई करनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप अपनी जरूरत है तभी तो मेरे से पढ़ रहे हो ना। अगर जरूरत नहीं होती तो क्यों पढ़ते? उसी तरीके से पानी, वाटर, वाटर आपकी नीड को फुलफिल करती है। आपके बॉडी को पानी चाहिए, तो पानी जब तक अपने बॉडी को नहीं दोगे आपका बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो पानी भी क्या है? एक रिसोर्सेस है। पैसा, पैसा क्या है? वो भी एक रिसोर्स है। क्यों रिसोर्स है? क्योंकि पैसा से आप जो चीज खरीदना चाहते हो वो खरीद सकते हो। पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं खरीद सकते। तो रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी डिमांड को फुलफिल करती है उसको बोलते हैं रिसोर्सेस बोलते हैं। जैसे ह्यूमन भी जो एक रिसोर्सेस है। जैसे मान लो मेरे पास 100 एकड़ की जमीन है, उस जमीन पर मैं फसल उगाना चाहता हूँ, तो मैं अकेले तो नहीं उगा पाऊंगा, तो मुझे क्या चाहिए? मजदूर चाहिए। तो उस समय मजदूर जो होते हैं वो कौन होते हैं? ह्यूमन बींग्स होते हैं। तो ह्यूमन जो होते हैं वो भी रिसोर्सेस होते हैं। समझ में आया होगा आपको रिसोर्सेस का मतलब। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ करना। अब ग्रोथ करना किस किस मामले में? सिर्फ फाइनेंशियली ग्रोथ करना ऐसा है क्या? नहीं। जब हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जहां फाइनेंशियल डेवलपमेंट भी होता है, मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, फिजिकल डेवलपमेंट भी जो है होता है। तो यह है इस चैप्टर का मीनिंग। अगर आपको चैप्टर का मीनिंग समझ में आ जाएगा तो आगे की चीजें बहुत आसानी से आपको समझ में आने लगेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आवर रिलेशनशिप विद द नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा, ये जो रिसोर्सेस हैं दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका नेचुरल रिसोर्स और एक होता है मेन मेड। ठीक है, मेन मेड रिसोर्सेस या आर्टिफिशियल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है? वो सारे रिसोर्सेस जो भगवान ने हमें दिए हैं या नेचर ने हमें दिए हैं हमारे बिना मेहनत के। जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया। इसको हम लोग खुद बनाते नहीं है, नेचर ने पहले से हमें बना के दिया हुआ है। मैन मेड में क्या होता है? मैन मेड जो ह्यूमन बनाता है। जैसे आप जिस फोन को यूज कर रहे हो वो भी एक रिसोर्स है। उस रिसोर्स को क्या भगवान ने या नेचर ने बना के दिया है? नहीं, उसको किसी साइंटिस्ट के दिमाग ने बनाया, किसी मशीन ने बनाया। तो मोबाइल हो गया, साइकिल हो गया, ये सब मैन मेड है। जबकि नेचुरल में कौन कौन आते हैं? वाटर आता है, वाटर, एयर, फ्रूट, ये सब जो है उसमें आते हैं। चलो, अब हमारा रिश्ता कैसा है नेचुरल रिसोर्सेस के साथ उसको देखते हैं। ह्यूमंस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। ये जो पूरी दुनिया है ना, नेचर, नेचर का एक इंटीग्रल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कौन है? ह्यूमन है। Like other organisms, they enjoy and use nature's bounty such as air, water, fruit, flower and other animals. देखो, जिस तरीके से इस नेचर में बाकी सारे जो एनवायरनमेंट में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो नेचर द्वारा गिफ्टेड रिसोर्सेज को यूज करते हैं, क्वाइट सिमिलरली ह्यूमन बीइंग्स जो होता है वो भी नेचर ने जो गिफ्ट हमें दिया रिसोर्सेज के रूप में उसको यूज करते हैं। अब क्या क्या रिसोर्सेज को हम लोग यूज करते हैं? जब हम लोग ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो एयर का यूज करते हैं। जब हमें प्यास लगती है तो हम वाटर का यूज करते हैं। जब भूख लगती है तो फ्रूट का यूज करते हैं। फिर फ्लावर हो गया। इसके अलावा हम एनिमल्स को कई बार चिकन वगैरह, मटन वगैरह भी खाते हैं। तो ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस हैं। However, human differ from other organisms because they consciously changes nature to suit their need. बाकी सारे एनिमल भी क्या करते हैं? रिसोर्सेज का यूज करते हैं, और ह्यूमन बींग्स भी जो है क्या करता है? रिसोर्स का यूज करता है। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस है कि जो ह्यूमन बींग जो होता है उसका दिमाग सातिर होता है। सातिर होता है मतलब काफी चालाक होता है। वो नेचर के रिसोर्सेज को अपने नीड के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है? कन्वर्ट कर सकता है। बाकी दूसरे एनिमल के पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती है। They use nature's material to make tool and use this tool to produce the things they want. ह्यूमन का दिमाग क्या करता है? नेचर से मिलने वाले जो भी मटेरियल होता है उस मटेरियल को या उस रिसोर्स को वो क्या करता है? लाता है और उससे कुछ अलग टूल बनाता है।
और उन अलग टूल से वो क्या करता है, जो चाहे वो बना सकता है। जैसे मशीन, जैसे मान लो एक जो है क्या है, आटा आटा पीसने का मशीन है। तो आटा पीसने की मशीन के लिए हमें क्या-क्या चाहिए? लोहा चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो क्या नेचर ने हमें आटा चक्की का मशीन ऑलरेडी गिफ्ट किया था क्या? नहीं किया था। ह्यूमन बीइंग ने पहले क्या किया? नेचर में मिलने वाले आयरन को लिया, लोहे को लिया और लोहे को उसने कन्वर्ट करके क्या किया? बहुत सारा दिमाग लगाकर जो है उसने क्या किया? एक मशीन बनाया और उस मशीन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? अपने आटा को जो है क्या करते हैं? पीसते हैं। उसी तरीके से और भी अलग-अलग टूल्स हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, ये सब गॉड गिफ्टेड नहीं है। ये हम क्या करते हैं, जो ह्यूमन जो होते हैं ना, ये नेचर से मिलने वाले मटेरियल को यूज करते हैं और नए-नए टूल्स बनाते हैं ताकि वो अपने काम को क्या कर सके, पूरा कर सके। द नेचुरल मटेरियल दे यूज आर कॉल्ड रिसोर्सेज। और जो भी नेचुरल मटेरियल ह्यूमन बीइंग्स यूज करते हैं अपने डिमांड को फुलफिल करने के लिए, उनको रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, इन प्री हिस्टोरिक टाइम, पहले के टाइम में, सबसे स्टार्टिंग पीरियड के टाइम में जब ह्यूमन बीइंग्स आया था, ह्यूमन चिप्ड स्टोन टू मेक शार्प टूल एंड यूज दिस टूल टू हंट। पहले जो ह्यूमन बीइंग्स जो होते थे, वो ह्यूमन बीइंग्स क्या करते थे? पत्थर को क्या करते थे? चिकना करके उसको नुकीला बनाते थे, शार्प बनाते थे और उस पत्थर से वो क्या करते थे? एनिमल्स का जो है क्या करते थे? हंट करते थे, गड्ढा खोदते थे, डिग रूट एंड ट्यूबर, मेक बास्केट फ्रॉम बैम्बू एंड स्यू क्लोथेस फ्रॉम एनिमल हाइड्स। इन्होंने पहले, जो ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं, वो क्या करते थे? पहले जमाने के पत्थर को लिए, उसको घिसे और उसको शार्प बना लिए। वो शार्प जब हो गया तो उससे क्या करते थे? दूसरे एनिमल को मारते थे या गड्ढा खोदते थे और वहां पर एग्रीकल्चर करते थे या कपड़े कपड़े सिलने का काम करते थे या कटोरी वगैरह बनाने का काम करते थे। तो उस टाइम के लिए जो स्टोन जो होता था, वही उनके लिए बहुत बड़ा क्या था? एक वेपन था। फिर बाद में वेपन चेंज होते गए, जैसे जैसे हमें आयरन के बारे में पता चलता गया ह्यूमन बीइंग्स को। Thus, the natural resources they used in those days were stone, bamboo, animal hides. उस समय जो ह्यूमन बीइंग प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो वेपन वगैरह यूज करते थे या नेचुरल रिसोर्सेज जो यूज करते थे, वो या तो स्टोन के बने होते थे या बैम्बू के बने होते थे या किसी एनिमल के चमड़े से जो है बने होते थे, हाइड से कपड़े वगैरह उस समय उसी के बने होते थे। नेक्स्ट, humans expanded the range of their productive activities over the year। अब जो ह्यूमन बीइंग होता है बहुत दिमाग वाला होता है, तो पहले जो जो स्टोन वगैरह बैम्बू वगैरह यूज करता था, अब उससे ऊपर उठकर वो नई नई क्रिएटिव चीजें बनाने लगी, नई नई चीजों का प्रोडक्शन करना चालू कर दिया। अब क्या क्या किया ह्यूमन ने? दे बिगेन टू रियर एनिमल एंड फार्म द लैंड। उन्होंने क्या किया? एनिमल को पकड़ा और एनिमल को पकड़कर जो है उन्होंने क्या किया? खेती करना चालू किया। While earlier they alter non-living things like stone, they now began to alter and use living beings like plant and animals। पहले जो ह्यूमन बींग्स जो होते थे, वो सिर्फ नॉन लिविंग चीजों को क्या करते थे? अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए यूज करते थे। लेकिन जैसे जैसे उनमें डेवलपमेंट होते गया, अब वो लिविंग थिंग्स को भी कंट्रोल करना चालू कर दिए और उसके थ्रू क्या किए? अपनी एक्टिविटीज को जो है कंप्लीट किए। जैसे एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो ह्यूमन बीइंग्स पैदल जाएगा तो थक जाएगा, तो उन्होंने हॉर्स को पकड़ा और हॉर्स को अपने कंट्रोल में किया और हॉर्स के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह गए। क्यों? क्योंकि हॉर्स जो होता है बहुत तेजी से दौड़ सकता है, रन कर सकता है, मूव कर सकता है। उसके अलावा जो कुछ प्लांट्स जो होते थे, उनको भी अपने फ्रूट के लिए जो है क्या करने लगे? यूज करने लगे। तो पहले जो प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो ह्यूमन बीइंग्स था, उसने पहले अपना कंट्रोल किस पर एस्टैब्लिश किया? नॉन लिविंग थिंग्स पर किया। फिर बाद में जैसे जैसे उनका दिमाग बढ़ते गया, अब लिविंग थिंग्स को भी वो कंट्रोल करने लगे। क्या क्या किए? और दे यूज्ड देयर टूल टू क्लियर द फॉरेस्ट एंड लेवल द लैंड। वो अपने पास जो भी टूल होते थे, जैसे स्टोन का बना हुआ होता था, उस टूल के थ्रू वो क्या करते थे? किसी जमीन को जो है क्या करते थे? जमीन को जो है प्लेन बनाते थे। प्लेन बनाते थे मतलब जमीन जो है ऑलरेडी प्लेन बना हुआ नहीं होता, उबड़ खाबड़ होता है। तो अपने स्टोन वगैरह को यूज करके वो जमीन को क्या करते थे? पहले लेवल करते थे और उस लेवल करने के बाद उस पर क्या करते थे? टिल्टिंग करते थे। टिल्टिंग करने के बाद उसमें जो कुछ सिलेक्टेड जो सीड्स होते थे, उसको वहां पर डालते थे। फिर वो प्लांट जो सीड्स जो होता था, जब उसको पानी वगैरह सब अच्छे से मिलता था, तो वो सीड धीरे धीरे छोटा प्लांट से बड़ा प्लांट होते 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 क्या होने लगता था? काफी बड़ा पेड़ बन जाता था और उस पेड़ से फ्लावर, फ्रूट, लकड़ी, ये सब हमें जो है क्या होने लगता था? मिलने लगता था। तो देखो अब ह्यूमन बीइंग किस तरीके से डेवलप होते जा रहा है। पहले पत्थरों से सिर्फ जानवरों को मारता था और उसके अलावा जो है गड्ढे खोदता था, लेकिन अब धीरे धीरे उसका दिमाग तेज हुआ। उसने क्या किया? अब उसने जो है क्या किया? उसने जो है अब एग्रीकल्चर करना चालू कर दिया।
आप लोगों ने एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा मेंटोस का, पहले जमाने में एक जो है एडवर्टाइजमेंट आता था जिसमें दद्दू बोलता था, अगर आपको याद होगा तो। वो एग्जांपल जो है इस चैप्टर के लिए एकदम परफेक्ट है। पहले क्या होता था, जो गधा जो होता था वो क्या करता था, जो वहां जंगल का जो बड़ा जो शार्प या पावरफुल जानवर जो होता था उसको खींचता था। फिर वो दोनों रेस्ट किए, मतलब एडवर्टाइजमेंट को बता रहा हूं मैं। एडवर्टाइजमेंट में दो जानवर जो होते हैं वो जाते रहते हैं। एक जानवर जो होता है वो जो चैरियट जो होता है, रथ जो होता है उसको खींचते रहता है। फिर वो दोनों थक जाते हैं तो फिर एक पेड़ की जगह आराम करते हैं। फिर एक जने जो खींचते रहता है डंकी, उसको जो है एक मेंटोस का जो है च्युइंगम मिलता है, चॉकलेट मिलता है। वो उसको खाता है, फिर उसका दिमाग का बत्ती जल जाता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, पत्थर को घिसता है, पत्थर को घिस कर फिर जो है व्हील बनाता है, चक्का बनाता है। फिर चक्का से क्या करता है, वो आग जलाता है, आग जलाकर वो क्या करता है, एग्रीकल्चर करना चालू करता है। फिर जिसको पहले वो खींचते रहता था उसी को अपना गुलाम बना लेता है। मतलब वो मेंटोस वाला एडवर्टाइजमेंट है, दद्दू करके देता है। वही वही जो है इस चैप्टर के दद्दू दद्दू मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो पहले किस तरीके से ह्यूमन अपने आप को डेवलप करते गए और अपने आप को डेवलप करने के बाद क्या करने लगे, एग्रीकल्चर करना चालू कर दिया। ह्यूमन हार्वेस्टेड द क्रॉप एंड बिल्ड हाउसेस टू स्टोर द ग्रेन। अब जो उसने एग्रीकल्चर किया, जो खेती किया है, जो भी क्रॉप उसने लगाया था, जब वो क्रॉप हो जाएगा तो उसको हार्वेस्ट करेगा। हार्वेस्ट करने के बाद उसको रखने के लिए घर चाहिए कि नहीं चाहिए, तो अब वो धीरे धीरे क्या करने लगा, घर भी बनाने लगा। देयर हाउसेस ग्रीव इनटू सेटलमेंट। अब धीरे धीरे 2 घर, 3 घर, 4 घर, 5 घर बनते बनते अब वो एक पूरा का पूरा सेटलमेंट भी जो है बनने लग गए। ठीक है, in this way the range of natural resources that human used to kept expanding and their ability to harness these resources kept improving. Historians call this age when human beings to domesticate animal and cultivate crop the Neolithic revolution. अब देखो, जब ह्यूमन बीइंग और ज्यादा डेवलप हुआ, और ज्यादा डेवलप हुआ तो क्या क्या उसने अब जो है एनिमल वगैरह को जो है और कंट्रोल करना चालू कर दिया और अपना एक्सपेंशन करना चालू कर दिया। पहले सिर्फ सिलेक्टेड एरिया पर एग्रीकल्चर होता था, अब बहुत सारे जगहों पर जो है क्या करने लगे, वेपन बनने लगे, तो जमीन को प्लेन करने लगे और प्लेन करने के बाद जो है डोमेस्टिक एनिमल वगैरह को यूज करके जो है क्रॉप को प्रोडक्शन करना चालू कर दिए। इस पीरियड को बोलते हैं न्यूलिथिक रिवोल्यूशन। न्यूलिथिक रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, वो पीरियड जिस पीरियड पर ह्यूमन जो है अपने आप को बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म करता है, रिवोल्यूशन लाता है। रिवोल्यूशन जो होता है, जब बहुत बड़ा चेंज होता है ना, तो जब बहुत बड़े चेंज को लिखना होता है, शो करना होता है, तो उसके लिए रिवोल्यूशन वर्ड यूज करते हैं। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में वो सिर्फ कुछ ही काम करते थे, लेकिन न्यूलिथिक पीरियड में वो क्या करने लगे, अब वो डोमेस्टिक एनिमल के हेल्थ से काफी वाइड रेंज पर जो है क्या करने लगे, वाइड रेंज पर जो है एग्रीकल्चर जो है करने लगे। It began about 10,000 years back. Human acquired new skill and technique and began producing many new things on a bigger scale. अब ह्यूमन बींग्स जो है आज से 10,000 साल पहले अगर हम लोग जाएं तो ह्यूमन बींग्स जो है अपने आप को और भी स्किल करने लगा, नई नई टेक्नोलॉजी को सीखने लगा और बहुत बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करना चालू कर दिया। These included utensils made by the baking clay, clothes made by the spinning and weaving fiber, and numerous articles made from the metal like copper, brass and iron. अब वो धीरे धीरे क्या करना लगा, बर्तन बनाना चालू कर दिया, मिट्टी का बर्तन बनाना चालू कर दिया, कपड़ा बनाना चालू कर दिया। उसके अलावा और भी बहुत सारे मेटल वगैरह, कॉपर, ब्रास, आयरन के जो है हथियार बनाना जो है चालू कर दिया। अब आगे देखते हैं, हु ओन्स नेचुरल रिसोर्सेस। अब हमने अभी तक तो पढ़ लिया कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग धीरे धीरे डेवलप करते 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 गया और उसने नेचुरल में मिलने वाले रिसोर्स को या नेचर में मिलने वाले रिसोर्सेस को अपने लिए कैसे कन्वर्ट करने लगा, अपने लिए कैसे बेनिफिशियल बनाने लगा। अब देखो,
जब आपको कोई नई चीज मिल जाती है ना, अब उस पर लोग हक जताने लगते हैं। हक जताने लगते हैं मतलब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज जो मिला, चाहे वो कॉपर हो, चाहे ब्रास हो, चाहे आयरन हो, चाहे एग्रीकल्चर करने का मेथड हो, चाहे जमीन जिस जगह पर खेती की जा रही वो जमीन किसका है, अब इस पर जो है लोग अपना हक जताना चालू करते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक ही हमारा वही है कि इस नेचुरल रिसोर्सेज का मालिक कौन है, इसको कौन अच्छे से कंट्रोल करेगा, किसके हाथ में ये रहेगा। तो आप सोचो कि क्या नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग किसी एक पर्सन के हाथ में दे सकते हैं? नहीं। अगर एक आदमी के हाथ में दे दिए फिर तो वो मोनोपोली स्टैब्लिश कर देगा ना। उसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये नेचुरल रिसोर्सेज किसका है, किस तरीके से जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। As the importance of natural resources in a human life grew, question across about who should control them. अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, जब ह्यूमन तो डेवलप कर गया, अब इसको कंट्रोल कौन करेगा? ठीक है, इस रिसोर्सेज को कंट्रोल कौन करेगा? हाउ शुड दे बी यूज्ड एंड हु शुड बेनिफिट फ्रॉम देयर यूज? किसको इससे फायदा होगा और कौन इसको यूज करेगा? डिफरेंट कम्युनिटीज आंसर्ड दिस क्वेश्चन इन डिफरेंट वेज। अलग अलग कम्युनिटी के लोगों ने अलग अलग तरीके से आंसर दिए। इन सम सोसाइटी द पीपल एंजॉय कलेक्टिव राइट टू नेचुरल रिसोर्सेज एंड फ्रेम्ड कम्युनिटी लॉ एंड रूल टू यूटिलाइज देम जुडिशियली। मतलब कुछ कम्युनिटी में, कुछ देशों में ऐसा हुआ कि सबने मिलकर डिसाइड किया कि नेचुरल रिसोर्सेज को सब यूज करेंगे, सबका अधिकार उस पर बराबर है, किसी एक पर्सन का ज्यादा अधिकार है ऐसा कुछ नहीं, सबको बराबर अधिकार है, सब मिलजुल कर रहेंगे, और उसके लिए उन्होंने लॉ भी बना दिया। दे कंसिडर्ड लैंड, फॉरेस्ट एंड वाटर सोर्स एज अ कॉमन प्रॉपर्टी, और उन्होंने जो है जमीन को, जंगल को, पानी को, सबको क्या किया, उन्होंने एक कॉमन प्रॉपर्टी समझा, किसी एक पर्सन की प्रॉपर्टी जो है नहीं बनने दिया उस कम्युनिटी के लोगों ने। These societies saw natural resources as a divine, not as something they could exploit for their personal use. और ये जो सोसाइटी, जो अच्छी थिंकिंग वाली सोसाइटी के जो लोग थे, ये सोसाइटी के लोग ये समझते थे कि नेचुरल रिसोर्सेज किसी एक पर्सन का नहीं है। अगर ये किसी एक पर्सन का होगा तो वो अपने पर्सनल यूज के लिए क्या करेगा, उसको एक्सप्लॉइट करेगा। For them, the land, tree, river, ocean, animal and mountains were God and goddess who provided them their livelihood. फिर बाद में यही कम्युनिटी के जो लोग जो होते थे, इन्होंने अब जमीन को, पेड़ पौधे को, रिवर को, ओशन को जो है देवी देवता का रूप दे दिया, ताकि लोग उसकी पूजा कर सके और लोग उसको गलत तरीके से एक्सप्लॉइट ना कर सके। In these societies, everyone has access to natural resources, but no one had the right to exploit them irrationally or irresponsibly. वो जो सोसाइटी जो थी उस समय की, उस समय की सोसाइटी में नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने का राइट सबको था, और सबको नेचुरल रिसोर्सेज को सारे लोगों ने क्या किया, गॉड से कनेक्ट कर दिया, ताकि लोग किसी भी चीज को जो है क्या कर सके, जरूरत से ज्यादा यूज ना कर सके, एक्सप्लॉइट ना कर सके करके, प्रॉपरली सबको अधिकार रहे करके उन्होंने देवी देवता से जोड़ दिया। अगर आप ज्यादा यूज करोगे तो हमारे देवता बुरा मान जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे करके, इस तरीके से स्टोरी भी जो है उन्होंने क्रिएट कर दी, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेस लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है, इसको भगवान के रूप जैसा मानने लगे। ठीक है, ताकि एक तरीके से भगवान का नाम दे देंगे तो लोग डरेंगे भी कि नहीं, कि ज्यादा यूज नहीं करना है, नहीं तो भगवान गुस्सा हो जाएगा, अगले साल बारिश नहीं कराएगा, या अगले साल एग्रीकल्चर नहीं होगा, इसीलिए जो लोग डरते भी थे भगवान के नाम से, इसीलिए उसको उससे कनेक्ट किया गया था। अब जैसे देखो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस है जिसका यूज क्या क्या होता है, जैसे वाटर है। वाटर का यूज जो होता है ड्रिंकिंग करने के लिए होता है, हम अपनी प्यास को बुझाने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, वाटर से जो है हाइड्रल एनर्जी या थर्मल एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बन के आ रही है वो कहीं ना कहीं वाटर से ही रिलेटेड है। वाटर को गर्म करके स्टीम बनाते हैं, स्टीम को फिर टरबाइन में डालते हैं, फिर टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो वाटर का यूज सिर्फ पीने के लिए नहीं होता है, बल्कि इंडस्ट्री वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में भी होता है। उसके अलावा जमीन के नीचे जो मिलने वाला जो ऑयल होता है, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, इससे हम लोग अपनी गाड़ियों को चलाते हैं, वो भी एक एनर्जी है, फ्यूल है। उसके अलावा जंगल से मिलने वाली जो लकड़ियां जो होती हैं, उनसे फूड मिलता है, मेडिसिन मिलता है, पल्प मिलता है जिससे पेपर बनता है, रबर बनता है, रहने के लिए घर बनाते हैं इन पेड़ों से, इन पेड़ों की लकड़ियों से। उसके अलावा जो चट्टाने जो होती हैं, रॉक्स जो होती हैं, रॉक से हम लोग क्या करते हैं, अपने घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं, ईंट वगैरह, पत्थर वगैरह से घर बनाते हैं कि नहीं। इसके अलावा जो मिनरल्स मिलते हैं, मिनरल्स को हम लोग क्या करते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, ग्लास बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, अर्थनवेयर बनाते हैं, अलग अलग सामान मटेरियल से जो है बनाते हैं। सॉइल में क्या करते हैं हम लोग, एग्रीकल्चर करते हैं। जो एनिमल जो होता है उससे हम लोग क्या करते हैं,
एनिमल को खाते हैं तो वो हमारे लिए एक तरीके से फूड का भी काम करता है। इसके अलावा हमें इन एनिमल से वूल भी जो है मिलता है, जिससे हम लोग ठंडी के दिनों में क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? In some societies, the community did not control natural resources. Control lay in the hands of a few people. बहुत सारे दुनिया की कम्युनिटी ऐसी थी जहां पर जो है नेचुरल रिसोर्सेज को सबका अधिकार माना गया, लेकिन बहुत सारे कम्युनिटीज ऐसी थी जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज का कंट्रोल कुछ लोगों के हाथों में चला गया, सबके हाथों में नहीं गया। A small class of landowners owned the land and reaped the benefit by making the common people farm their land. जैसे एक गांव में एक बहुत पावरफुल आदमी है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से किसी भी तरीके से, तो वो क्या करेगा, जो गांव के जो जमीन है, खाली जमीन है, जिसमें जो पहले किसी का नहीं था, सब बराबर मिलकर एग्रीकल्चर करते थे, सब अच्छे से रहते थे। अब वो पावरफुल आदमी के मन में ग्रीडी आ गया, लालच आ गया, और उसने बोला कि ये जमीन मेरा है। कोई लड़के दिखाए उसे, अगर कोई पहलवान आदमी है वो बोल दिया कितना जमीन मेरा है, तो कोई दुबला पतला आदमी जाके बोल पाएगा क्या, या गांव वाले जाकर बोल पाएंगे क्या? नहीं भाई साहब, ये तो हमारा सबका है, हम सबने डिसाइड किया था, सबका रहेगा, सबको मार देगा वो। ठीक है, इसीलिए उस समय कुछ कम्युनिटीज में ऐसे भी लोग थे जो पावरफुल थे और इन रिसोर्सेज को वो अपना समझते थे और दूसरे लोगों से काम करवाते थे इन जमीनों पर, और उससे बेनिफिट लेते थे। In some societies, king manage the land and irrigation resources and also protect the territory. कुछ जगहों पर ऐसा भी होता था कि जो किंग जो होता था वो इन जमीनों को मैनेज करता था, वहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज लेकर आता था और अपनी टेरिटरी को क्या करता था, कंट्रोल करता था। एंड इन टर्न लुक टू अ लार्ज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर एज अ टैक्सेस। अब जो राजा है वो क्या करता था, लोगों को बोलता था कि खेती करो, और खेती करने के बाद जितना भी प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन का काफी सारा हिस्सा मुझे टैक्स के रूप में देना करके। ह्यूमन प्रोडक्टिविटी ग्रू इन दीज सोसाइटीज एज द पीपल एक्सप्लॉइटेड रिसोर्सेज इन अ कॉम्प्लेक्स वे। फिर जब रिसोर्सेज किसी दो चार लोगों के हाथों में आ जाते हैं ना, तो अब वहां पर एक्सप्लॉइटेशन चालू हो जाते हैं, क्योंकि ग्रिड आ जाते हैं, ग्रिड आता है तो ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइट करने की बारी हो जाती है। Towns and the cities with large building developed as a trade grew and the art and culture flourished. जब नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट होने लगे तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनने लगी, ट्रेड बढ़ने लगा एक जगह से दूसरे जगह। द ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ पॉपुलेशन ओवर द इयर्स लेड टू फाउंडेशन ऑफ द फर्स्ट एम्पायर। और जब लोगों का फैलाव होता गया, लोगों का पॉपुलेशन काफी ज्यादा ग्रो होते गया, तो फिर वहां पर जो है एम्पायर बनने लगे। एम्पायर मतलब साम्राज्य बनना चालू हो गया। वो साम्राज्य मतलब एक बहुत बड़ी टेरिटरी पर एक कंट्रोल होना किसी एक सिंगल पर्सन का, और उस टेरिटरी को प्रोटेक्ट करके रखना क्या कहलाता है, एम्पायर कहलाता है। However, these societies experienced a widening internal disparities that resulted in the social equality, class, caste differentiation, slavery, subjugation of women, etc. अब देखो, जब पावर और पैसा कुछ लोगों के हाथों में आ जाएगा तो वहां से फिर डिस्क्रिमिनेशन चालू हो जाएगा। पहले लोग मिलजुल कर एक साथ रहते थे, एक साथ खाना खाते थे, एक साथ जमीन पर एग्रीकल्चर करते थे, लेकिन अब कुछ लोगों के कारण से क्या होगा, जमीनों पर जो अपना कंट्रोल कर लेंगे और यहाँ से कास्ट के बेसिस पर, रिलीजियस के बेसिस पर, अलग अलग तरीके से जो है क्या होगा, यहाँ पर जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है होना चालू हो जाता है। ठीक है, जिस तरीके से जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने के लिए आते, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे जो मसाले होते हैं वो यूज होते हैं, जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट में जो है बहुत ज्यादा डिमांड होती है। तो वो सिर्फ पहले क्या करने आए थे, मसालों की खेती करने, मसालों को जो है ट्रेड करने आए थे, लेकिन बाद में यही लोग हमारे यहाँ आकर हमको गुलाम बना लिए और फिर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करने लगे। हमारे ही रिसोर्सेज पर हमारा ही कंट्रोल जो है नहीं रहा, ब्रिटिशर्स का रहा। तो इस तरीके से जब रिसोर्सेज का कंट्रोल कुछ लोगों पर आ जाता है ना, फिर वहां से जो है डिवीजन होना चालू हो जाता है। तो इस वीडियो में यही तक देखेंगे। अगले वीडियो में फिर हम लोग और देखेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग ने और क्या क्या डेवलपमेंट किया और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस जो है हुए।